गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चौथा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है विचारक विश्वास व इमारतें। ठीक है, इसमें इसका दूसरा भाग कर रहे हैं। पहला भाग हम कर चुके हैं जिसमें हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हासिल की थी। आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन तीर्थंकर कौन से हैं और जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो जैन धर्म के उपदेशक हैं या जो उनके गुरु हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जो जैन धर्म को मानने वाले वो 24 तीर्थंकर रहे हैं। 24, ठीक है, 24 तीर्थंकर रहे हैं। प्रथम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव उनके प्रथम तीर्थंकर थे। बीच के हम नहीं करेंगे। 24वें तीर्थंकर पर आते हैं, उनका नाम है वर्धमान महावीर। बहुत महत्वपूर्ण है वर्धमान महावीर। उनको जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, संस्थापक थे वर्धमान महावीर। ठीक है, अब इनकी शिक्षाओं पर आ जाते हैं हम। शिक्षाएं क्या हैं इसकी? जो पहला पॉइंट क्या है? त्रिरत्न। तीन जो इनके खास पॉइंट है, त्रिरत्न बोला जाता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चरित्र और शुद्ध दर्शन। जैन धर्म का अनुसार जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ये 3 मार्ग उन्होंने बताए हैं कि हमारा जो ज्ञान है शुद्ध हो, चरित्र शुद्ध हो, दर्शन शुद्ध हो। दूसरा पॉइंट है घोर तपस्या में विश्वास। जो जैन धर्म के लोग हैं वो घोर तपस्या में विश्वास रखते हैं। वो शरीर को कष्ट देकर और तप करने में विश्वास रखते हैं। और तब कष्ट देकर जीवन को या शरीर को कष्ट देकर मोक्ष प्राप्त करना ही जैन धर्म का लक्ष्य है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा का पालन करता है। जीव हत्या पाप है। जो सभी जो प्रकृति के जो वस्तु हैं उनमें वो सजीव होते हैं, जैन धर्म का मानना है। और उनको नष्ट करना जो है वो गलत है। चौथा है ईश्वर व वेदों में अविश्वास। जैन धर्म है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता और न ही जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनमें विश्वास करता है। वो जो जैन धर्म के लोग हैं वो अपने जो तीर्थंकर रहे हैं उन्हीं के में ही विश्वास करते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला पॉइंट है जाति पाति का विरोध। जैन धर्म है वो समानता पर बल देता है और जाति प्रथा का विरोध करता है। जात पात के भेदभावों को नहीं मानता जैन धर्म। 7वां पॉइंट हमारा है कर्म सिद्धांत। जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर बल देता है कि हमारे कर्म जैसे होंगे हमारा जीवन वैसा ही होगा, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला पॉइंट है सदाचार पर बल। जीवन जो है सदाचार पर उन्होंने बल दिया है। उनका मानना है कि मनुष्य का जीवन है, जो आचरण है, उसका व्यवहार है वो सही होना चाहिए। उसमें जो निर्गुण है, क्रोध, मोह, माया, चोरी, बेईमानी, ये नहीं होनी चाहिए। लास्ट हमारा है मोक्ष प्राप्ति। जैन धर्म के अनुसार जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। कर्मों के बंधन से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और उसके 3 जो 7 तरीके थे वो हमने पहले किए ही थे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चरित्र, शुद्ध दर्शन। तो ये जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। ठीक है, अब हम अगला जो पॉइंट कर रहे हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। जो ये वाला स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? स्तूप क्या होता है? ठीक है, बौद्ध धर्म के जो एक तरीके से पूजा स्थल है स्तूप। बौद्ध धर्म जो को मानने वाले हैं वो स्तूपों का निर्माण करवाते हैं। तो इसके बारे में क्या चीज़ है कि पवित्र स्थल है एक तरीके से स्तूप। और शुरू से ही जो स्तूप बनने की परंपरा कैसे शुरू हुई कि शुरू से ही कुछ स्थानों को पवित्र समझा जाता था कि प्राकृतिक रूप से सुंदर थे, उपजाऊ थे, इसलिए उनको पवित्र स्थल माना जाता था। और धीरे धीरे वो चैत्य में बदल गए। चैत्य होता था जहाँ पर वेदी होती थी, जैसे एक वेदी सी बनी होती थी। और ये जो पवित्र स्थल थे उनको चैत्य कहा जाने लग गया। और फिर स्तूपों का निर्माण हुआ। अब स्तूप क्या थे? जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो उनके अवशेष थे, उनकी अस्थियां थी या उनके द्वारा प्रयोग किया गया सामान था, उनको जो गाड़ कर और ऊपर मिट्टी का टीला बना दिया जाता था, जिसे स्तूप कहा जाता था। शुरुआत में स्तूप है बहुत ही साधारण होते थे, मिट्टी के टीले की तरह ही होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो ईंट पत्थर के भी बनाए जाने लगे और फिर धीरे धीरे उनमें उनको अलंकृत किया जाने लगा, सजाया जाने लगा। ठीक है,
अब है कि स्तूप निर्माण के लिए धन कहाँ से आता था। स्तूप निर्माण जो होता था वह ज़्यादातर दान राशियों से होता था। दान जो लोग करते थे, जैसे राजा लोग भी दान करते थे, जो कई बार व्यापारियों की जो श्रेणियाँ थी, व्यापारियों के संगठन थे, वो लोग भी दान करते थे स्तूप बनवाने के लिए। आम लोगों का भी उदाहरण मिलता है कि आम लोग भी स्तूप का निर्माण के लिए दान करते थे। अब है कि स्तूप की संरचना क्या है, हम अब संरचना पढ़ेंगे इसकी। ये जो मैंने पिक्चर बनाई हुई है इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्तूप कैसी इमारत होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे अर्धगोलाकार ये भाग है इसका, अर्धगोलाकार शेप होती है इसकी। ये सांची के स्तूप का मैप है जो हम देख रहे हैं, सांची का स्तूप, ठीक है। उसमें जो अर्धगोलाकार भाग एक होता है उसको अंड कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको अंड कहा जाता है। उसके ऊपर एक छज्जे जैसी स्थिति दिख रही है, आपको पिक्चर दिख रही है, उसको हर्मिका कहते हैं। और ये माना जाता है कि देवी देवताओं का निवास है, यहीं बुद्ध का भी निवास, और यहीं से लोगों को आशीर्वाद मिलता है बुद्ध का, ठीक है। और जो हर्मिका के ऊपर आपको 3 छतरियाँ सी छत्रक दिख रहे हैं, इनको छत्रक कहा जाता है। और जो एक जिसके ऊपर ये छतरियाँ बनी हुई हैं उसको यष्टि कहा जाता है। जो एक पिलर सा बना हुआ है, स्तंभ सा बना हुआ है, उसको यष्टि कहा जाता है। तो ये भाग अलग अलग हैं, इनको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो इसके स्तूप के चारों तरफ जो रेलिंग है, चारों तरफ जो दीवार सी होती है उसको वेदिका बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसका जो गेट होते हैं, इसके 4 गेट हैं चारों साइड में, उसको तोरण द्वार बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको जो मेन गेट है, या इसके 4 गेट हैं उनको तोरण द्वार कहते हैं। और इस जो अर्धगोलाकार जो अंड है उसके चारों तरफ चक्कर लगाए जाते हैं। वो अनुयायी जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, उसको उस जो रास्ता है उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाम हमें अलग अलग से पता होने चाहिए स्तूप के बारे में, ठीक है। तो ये स्तूप से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे अगला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका रही। जो भोपाल है वहाँ की जो 2 बेगमें हैं जिनका नाम है शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम की उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहाँ बेगम। उन्होंने जो भोपाल सांची का स्तूप था उसको सुरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि जो सांची का स्तूप था जो उससे संबंधित जो उसके पार्ट थे अलग अलग, क्योंकि बहुत ही सुंदर कलाकृति का नमूना था, इसलिए जो फ्रांसीसी लोग आए यहाँ पर, जो अंग्रेज़ आए, वो उसको यहाँ से ले जाना चाहते थे, उसकी जो अलग अलग पार्ट को ले जाना चाहते थे। लेकिन इन दोनों जो बेगम थी इन्होंने उनको इसकी प्लास्टिक के मॉडल दे दिया और उनको संतुष्ट कर दिया, प्लास्टिक कृतियाँ देकर उनको संतुष्ट कर दिया। और जो मेन चीज़ थी वो उनको वहाँ से नहीं लेके जाने दी, नहीं तो वो नष्ट हो जाता। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर एक संग्रहालय बनवाया, अतिथिशाला जो गेस्ट रूम वहाँ पर बनवाया, और उसके लिए पैसे अनुदान किए इन दोनों बेगमों ने, ठीक है। उसके अलावा उनकी जो भूमिका है बहुत ही सराहनीय रही इसको बचाने में। अगर वो नहीं उनकी भूमिका होती तो आज सांची का स्तूप है वो आज अपनी स्थिति में नहीं बचता, वो नष्ट हो गया होता। इसके अलावा जो जॉन मार्शल थे, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने जो सांची के बारे में जो ग्रंथ लिखा, सांची के स्तूप के बारे में, वो सुल्तान जहाँ को समर्पित किया वो ग्रंथ। और इससे ही पता चलता है कि जो ये बेगम हैं इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि सांची के स्तूप में के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका क्या रही। लास्ट और कर लेते हैं हम क्वेश्चन, वो क्या बनता है हमारे कि बौद्ध संघ क्या थे और उनकी विशेषताएं क्या थी। बौद्ध संघ क्या थे, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो संघ होता था उनका, ठीक है। तो उसकी विशेषताएं क्या थी। बौद्ध संघ में महिलाओं को जो प्रवेश था उसके बारे में क्या बात है कि महिलाओं का प्रवेश शुरू में वर्जित था, लेकिन बाद में अलाउड कर दिया गया, महिलाएं भी बौद्ध संघ में जाने लगी। और जो सबसे पहली महिला बौद्ध संघ में गई वो थी गौतमी प्रजापति, जो कि महात्मा बुद्ध की उपमाता थी, की माँ थी। वो सबसे पहली महिला थी गौतमी प्रजापति, जो कि जिसने बौद्ध संघ में सबसे पहले प्रवेश किया। उससे पहले महिलाओं का प्रवेश था वो मना था।
दूसरा है बौद्ध संघ की एक विशेषता थी कि सभी का दर्जा समान समझा जाता था, चाहे कोई जात का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको बौद्ध संघ में आने की इजाज़त होती थी। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि बौद्ध संघ में कि सभी को समान समझा जाता था। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, संघ की संचालन पद्धति। संघ चलता कैसे था? जो संघ है वो एक समिति के द्वारा चलाया जाता था और संघ में सभी को समान समझा जाता था, ठीक है। और जो निर्णय लिए जाते थे संघ में वो बहुमत के आधार पर लिए जाते थे, और अगर फिर भी कोई किसी बात पर राय नहीं बनती थी तो मतदान भी होता था। तो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से संघ का जो संचालन होता था। तो ये कुछ पॉइंट हमने महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वो आज किए हैं। इसका एक पार्ट हम और करेंगे, इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।